यस, हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था। मैंने आपको मतलब ये बोला था कि आप अगर यूट्यूब पे देखते हो तो यू विल गेट नोट्स, है ना। वीडियो देखने को नहीं बोला था, नोट्स का बोला था मैंने आपको। तो आपको नोट्स में ये लास्ट में क्वेश्चन मिला होगा। मैंने आपको दो क्वेश्चन बोले थे रादर, लेकिन दिया फिर एक ही था, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी हो नहीं पाएगा, वो हाइपरबोला का है ना, वो अपन कवर नहीं कर पाए थे कल के दिन। सो यस, दिस क्वेश्चन, इसका आंसर चेक करते हैं ना। पहली बात तो इसका आंसर मेरे पास शायद है। ओके, ए सी डी सही है मेरे ख्याल से, अद्वैत ने जो बताया था। बट इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। लेट Z1 एंड Z2 and Z2 be two distinct complex numbers and Z is equal to 1 minus t Z1 into t Z2। यहाँ पे कल आपने अगर देखा होगा तो नोट्स में t मिसिंग था, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। फॉर सम रियल t, रियल नंबर t, ये t रियल नंबर है ना, और t जो है वो 0 से 1 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है सारी, ठीक है, क्योंकि t अगर 0 से 1 के बीच में नहीं होता तो ये डिवीजन जो है वो इंटरनल की जगह एक्सटर्नल हो जाता। अब ये इंटरनल है या नहीं है वो आपको तभी पता चलेगा जब आपने इस क्वेश्चन में मेहनत करी होगी। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बस बता रहा है कि कोई ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर, तो ए आर जी ओमेगा मतलब उसका आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, उसको बताना पड़ता है ना आईआईटी वाले को, क्योंकि अब हर बच्चा अलग अलग नोटेशन पढ़ के आया हो तो किसी को कुछ और पता हो। एंड क्लियरली बोला है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना, सब कुछ अपना माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा। देन चार ऑप्शन दिए, 1 2 3 4। देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो अपने को जो भी रिलेशन दिया हुआ है z का, है ना, उसकी तरफ अपन नजर डालते हैं। ओके, ये वाला जो z का रिलेशन दिया है ना, ये देखते ही समझ में आ रहा है कि दिस इज नथिंग बट अ लाइन। ये लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, देखो अपन जो क्लास में पढ़े थे कल, डायरेक्ट क्वेश्चन उसका आ चुका है। ठीक है, तो लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म भी अब अगर आपको नहीं आता ना तो भी आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। 1 माइनस टी इंटू Z1 प्लस टी Z2। थोड़े स्केरी क्वेश्चंस होते हैं इसके, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाय अपीयरेंस काफी डरावने दिखते हैं, और मैं जान सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक जो है डिफिकल्ट लगता है। देयर इज सम रीजन फॉर इट, बट आपको डिफिकल्ट लगता है इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ना है और ज्यादा मेहनत करनी है। सिंपल सा फंडा है। तो ये वाली चीज देखकर अपने को क्या समझ में आ रहा है, 1 माइनस टी इंटू टी प्लस Z2। क्या आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि हमारे पास एक लाइन है Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली। सोच कर देखिए, एक लाइन है जो कि Z1 और Z2 को ज्वाइन कर रही है, और उस लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है इंटरनली। पॉइंट P डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1 माइनस टी इस टू टी के रेशो में। कैसे पता सर आपको, क्योंकि आप देखो ना, अगर नीचे में डिवाइडेड बाय 1 लिख दूं तो अपन रोने थोड़ी लग जाएंगे। सही बात है। अच्छा, ये 1 को अगर मैंने प्यार से ऐसा लिख दिया 1 माइनस टी प्लस टी, तो फिर भी हम रोने नहीं लग जाएंगे। ये माइनस टी और ये प्लस टी, ये कट जाएगा। अल्टीमेटली 1 लिखा है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये 1 माइनस टी और ये टी लिखने का पर्पस ये है कि दैट दिस इज द रेशियो। तो ये सेक्शन फॉर्मूला वाला फीलिंग दे रहा है अपने को कि ये सेक्शन फॉर्मूला है। देखो ना, m x2 प्लस n फॉर नालायक x1 अपॉन m प्लस n, वही लिखा हुआ है। अच्छा, m और n दोनों पॉजिटिव है, क्यों? ये वाली इंफॉर्मेशन देखिए आप, t 0 से 1 के बीच में है, t 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब 1 माइनस टी पॉजिटिव होगा। 1 माइनस टी विल बी पॉजिटिव, तो ये वाली चीज पॉजिटिव और t भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। t तो पॉजिटिव क्वेश्चन में ही गिवन है, बट 1 से छोटा है ना। तो मतलब 0 पॉइंट समथिंग टाइप का नंबर है, तो आप यहाँ पर अगर 0 पॉइंट समथिंग टाइप का नंबर रखोगे तो विल गेट अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये पॉजिटिव। आपको एक चीज पता है, अगर रेशो मान लो, एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, रेशो अगर 3:4 है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि इंटरनल डिवीजन है। और अगर रेशो 3:-4 टाइप का है तो भी आप आंख बंद करके कह सकते हो कि एक्सटर्नल डिवीजन है। मतलब अगर रेशो में नेगेटिव साइन आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा होगा, और अगर नेगेटिव साइन नहीं आता है तो अपन क्या कह देते हैं कि एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होगा। वही वाली बात है। अब ये 3:4 नहीं है, यहाँ पे समथिंग इज टू समथिंग है, लेकिन जो भी समथिंग है ये वाला,
और ये वाला, दे आर बोथ पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो रेशियो जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डिवीजन इज डेफिनेटली इंटरनल, डिवीजन इज इंटरनल। तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। अच्छा, अगर डिवीजन इंटरनल है तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखता हूँ, z माइनस जेड वन का मॉड प्लस z माइनस जेड टू का मॉड। यार ये सब बच्चों वाली बातें, देखो कितना आसान है, सोच कर देखो, बीच में कहीं z आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा देखो, z माइनस जेड वन मॉड मतलब ये वाला डिस्टेंस, मॉड मतलब डिस्टेंस होता है, z माइनस जेड टू का मॉड मतलब ये वाला डिस्टेंस, और इन दोनों का सम कर देने से क्या z1 माइनस जेड टू का मॉड आ जाएगा। z1 माइनस जेड टू मतलब ये रहा z1, ये रहा z2, z1 और z2 का डिस्टेंस बिल्कुल आ रहा है। आ रही है बात समझ, दिस इज z माइनस z1 मॉड, दिस इज z माइनस z2 मॉड, और ये पूरा क्या है z1 माइनस z2 मॉड। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आंख बंद करके टिक कर दो, पूरी इंडिया ने टिक करा होगा, इंडिया की कोई भी जनता ऐसी नहीं होगी जिसने ये टिक नहीं किया होगा। सेकंड ऑप्शन भी पूरा हिंदुस्तान टिक करके आएगा। देख कर देखो आप आराम से, क्या लिखा है यहाँ पे, z माइनस जेड टू का आर्ग्यूमेंट, तो z माइनस जेड टू वेक्टर आप बना सकते हैं। यस बिल्कुल, देखिए वेक्टर लिखने का मतलब फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, कम से कम 1000 बार बता चुका हूँ मैं। आप अगर खुद से मेहनत करोगे तो आपको भी अच्छे से आ जाएगा। z माइनस जेड टू कैसे, फाइनल पॉइंट, चलो लिखते हैं फाइनल पॉइंट मतलब ये, तो फाइनल पॉइंट पे एरो होता है, इनिशियल पॉइंट पे टेल होता है वेक्टर का। यहाँ पे देखिए z माइनस जेड वन वेक्टर, तो फाइनल पॉइंट पे टेल होता है, फाइनल पॉइंट पे टेल होता है, और इनिशियल पॉइंट पे, मैंने उल्टा कह दिया लेकिन लिखा सीधा है, फाइनल पॉइंट पे एरो होता है, इनिशियल पॉइंट पे टेल होता है। ये बन गया अपने दोनों वेक्टर। क्या ये दोनों वेक्टर का आर्ग्यूमेंट सेम है? ना ना ना, बिल्कुल सेम नहीं है भाई साहब, ये दोनों पैरेलल नहीं है यार, एंटी पैरेलल। आप अगर ऑप्शन बी देखोगे ना, तो ये ऑप्शन बी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एंड दे आर एंटी पैरेलल। अगर पैरेलल होते तो आर्ग्यूमेंट सेम होता। अरे यार, दो वेक्टर्स अगर जिनका जो पैरेलल है, जो वेक्टर्स पैरेलल है उनका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, मान लो ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ दोनों का एंगल सेम नहीं बन जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट सेम आ जाएगा। लेकिन अगर एंटी पैरेलल है तो अलग अलग एंगल बनेगा, एक का एंगल ये बनेगा और एक का एंगल ये वाला बनेगा, है ना, मतलब पाई का डिफरेंस होगा। खैर ये तो बच्चों वाली बात है, इसको पूरे इंडिया ने रिजेक्ट किया होगा। z माइनस जेड वन, और ये वाला अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कौन समझाएगा मुझे? ऑप्शन नंबर डी तो बेहद आसान है। ऑप्शन नंबर सी, एनीवन? स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखो ऑप्शन नंबर सी को खोल दो एक बार, जब आप खोल दोगे तो क्या मिलेगा, z माइनस जेड वन, z माइनस जेड वन, वो लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। यस एग्जैक्टली, ये लाइन का इक्वेशन ही बन जाएगा, z2 बार माइनस z1 बार। सर मेरे को लाइन का इक्वेशन याद ही नहीं है, तो भाई याद कर लो, क्या दिक्कत है ना। मैंने आपको याद करवाया था कल, मैंने आपको बताया भी था कि कैसे याद करते हैं, आज फिर से बता दूंगा। देखो इसको पहले खोल दो, ये डिटर्मिनेंट खोलता है तो आता है ना अपने को, z बार माइनस z1 बार इंटू z2 माइनस z1, ठीक है, ये खुल गया। ये लाइन का इक्वेशन कल ही अपन ने देखा, दिस इज इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो आएगा, मैं उसको ना लिखते हुए मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ जस्ट टू सेव टाइम कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा z बार माइनस z1 बार अपॉन इसी, अरे पूरा LHS का बार है यार, z2 बार माइनस z1 बार, यहाँ बार लगाना मैं भूल गया हूँ। That is it. This is the equation of line. कहाँ से पता सर आपको ये? अरे यार फिर वही बात, देखो कल थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन ना, ये अपन ने कल ही देखी थी। यस दिस वन, क्या अपन ने ये लाइन की इक्वेशन देखी थी? यस, आप इसको याद रखिए बिल्कुल, है ना, ये याद रह जाएगा तो सेकंड वाला भी याद रह जाएगा, और थर्ड वाला तो खैर बहुत आसान है। मान लो आपको ये याद नहीं रहता है तो फिर थर्ड वाला याद रख लो, है ना।
मैं आपको ये सब बातें इसलिए बताता हूँ क्योंकि टाइम के साथ साथ इंसान भूल जाता है चीज़ों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको याद बस यही रखना है कि LHS में जो भी लिखा हुआ है RHS में उसी का बार है, कॉन्जुगेट है। तो ऐसे करके आप आराम से याद रख सकते हो। खैर स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस कारण मैंने उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अरे यार ये आता क्यों नहीं एक बार में आजकल, रुको जरा। तो ऑप्शन नंबर डी बताने की जरूरत नहीं है वैसे ना, सी तो करेक्ट है, सी इज करेक्ट। डी बताने की जरूरत है क्या? देखो z माइनस जेड वन मतलब एरो कहाँ पे लगेगा? z पे लगेगा, बहुत बढ़िया। तो ये देखकर बना सकते हो क्या आप? मेरे ख्याल से हर बच्चा कर तो देगा ये, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं अपनी क्लास में ना जो बिल्कुल कोशिश ही करना नहीं चाहते। देखो भाई z माइनस जेड वन फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, z फाइनल पॉइंट z1 इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब देखो z2 माइनस z2, z2 माइनस z1, z2 फाइनल पॉइंट एरो इनिशियल पॉइंट z1। ठीक है, ये रहा आपके सामने z2 माइनस z1 का वेक्टर, दोनों पैरेलल है, यस है ना। अरे वेक्टर्स को आगे पीछे बनाओ, आप इसी के ऊपर बनाना चाह रहे हो क्या? नहीं सर इसी के ऊपर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स में सारे वेक्टर फ्री होते हैं। आप ऊपर बना भी दोगे तो भी यू कैन मूव इट पैरेलली, ऐसे आप इसको पैरेलली कहीं पे मूव कर सकते हो, घुमाना नहीं होता है बस। ठीक है, उसकी चिंता मत करो, दोनों पैरेलल है, यस दोनों पैरेलल है तो दोनों का आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली सेम होगा, ACD करेक्ट है। क्या क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, सोच कर देखो, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा भी आता है ना वो कर देगा इक्वेशन, थोड़ा सा भी मतलब हल्का सा भी आर्ग्यूमेंट के बारे में पता है, हल्का सा भी लाइन के बारे में पता है तो वो कर देगा। द मेन थिंग इज कि आप कितने दिनों तक ये सब चीज़ों को याद रख सकते हो, सस्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो मेमोरी का गेम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे। आई होप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन खैर बहुत आसान था। मैं आगे बढ़ता हूँ। वी आर जस्ट 2 lectures अवे फ्रॉम स्टार्टिंग कैलकुलस, 2 और 3 lectures, क्योंकि डिस्कशंस भी रहेंगे हमारे पास और स्पीड भी डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक लिख के रखिए, पिछला वाला आपका जो भी सॉल्यूशन था वो इस लेक्चर पे आपको मिल जाएगा। सोहम आपने, अच्छा सोहम के पास माइक है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, कल का लेक्चर मिस किया था लेकिन हो सकता है कि आपने देख लिया हो रिकॉर्डिंग। जनरली मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं डांटना चाहता हूँ जो एक समय पे बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, ठीक है, बट उसको थोड़ा मेंटेन करके रखो। हाँ यार कल के दिन एक और, आदित्य आप प्रेजेंट हो आज? हाँ सर। कल क्यों छोड़ दिया था बीच में? काफ़ी टाइम दिया मैंने आपको। सर मैं जनरली जब छोड़ता हूँ तो बोलता हूँ विवेक को कि ये होता है करके, जूम क्रैश हो जाता है मेरा बीच बीच में लैपटॉप पे, तो मैं फ़ोन से ज्वाइन करता हूँ उस टाइम पे। हाँ लेकिन कल तुमने लास्ट वाला सेशन ज्वाइन नहीं किया था ना। ठीक है कोई बात नहीं, कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? ठीक जा रही है सर। ठीक जा रही है मतलब बहुत अच्छी नहीं जा रही? कॉम्प्लेक्स में तो हाँ सर, मतलब कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बट कर रहा हूँ सर। कवर कर लिए तुमने पुराने लेक्चर्स? हाँ सर कवर हो गया। ठीक है, Z1 and Z2 are two fixed points, इक्वेशन ऑफ एलिप्स बता रहा हूँ मैं ना आपको। देन अच्छा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बहुत ज़्यादा इजी है, तो अपन इसको चालू करते ही खत्म कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने एक एलिप्स का फोटो बनाना चाह रहा हूँ और उसकी इक्वेशन जो है अपन फिर ऐसे ही लिख लेंगे मस्ती मस्ती में। सो दिस इज एन एलिप्स, देखते जाइएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो एलिप्स के जो दोनों फोकस है वो फोकस अपने को गिवन है, तो फोकस नंबर 1 इज AZ1, थोड़ा नीचे बना देता हूँ। ये पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है Z1। क्या आपको यह फील आने लगा है कि Z1 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इसी के अंदर x कोऑर्डिनेट छुपा है, इसी के अंदर y कोऑर्डिनेट भी छुपा है। ठीक है, BZ2। आपके मुश्किल वाले दिन चले गए, इसके बाद से कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम एकदम केक वॉक है, बहुत आसान। ठीक है, मुश्किल वाले दिन अपने जा चुके हैं सबके। तो जितना भी मैंने यहाँ तक, हाँ बोलो।
सर 1 मिनट हेडिंग दिखाओ बस। बता रहा हूँ यार। पहले आप थोड़ा सा क्या एक आदत होनी चाहिए कि जगह छोड़ के नीचे लिख दो, फिर मैं बता दूंगा। देखो ये रहा एलिप्स, एलिप्स के दोनों फोकस मैंने आपको दे दिए, और एक पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट एलिप्स पे अपन लेंगे। वेरिएबल पॉइंट को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं बच्चों? जेड। सही बात है ना, जेड। तो एलिप्स की एक प्रॉपर्टी लगा के अपन एलिप्स की इक्वेशन लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में। फिर से बोल रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में एलिप्स की इक्वेशन लिख देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में तो एलिप्स की इक्वेशन ये होती थी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो अपन पढ़ते आ रहे थे अभी तक, बट अभी अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, एलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती थी फोकल डिस्टेंस वाली, जो प्रॉपर्टी होती थी ना, कि अगर फोकल रेडियस ये वाला और फोकल रेडियस ये वाला, इन दोनों का मैं सम करता हूँ तो वो एक कांस्टेंट आता है ना? क्या आता है? वो एक कांस्टेंट आता है, याद होगा सबको, आई होप। वो कांस्टेंट 2a के बराबर होता था। किसके बराबर होता था? 2a के बराबर होता था। आप टेंशन मत लो यहाँ पे कि वो 2a क्या है, आप बस ये सोचो कि इसकी इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूँ। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऐड करना है बस। तो क्या आप डिस्टेंस AP ऐड कर सकते हो? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। देन डिस्टेंस AP प्लस, या ऐसा बोल देता हूँ, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा फील देने के लिए उसको मैं F1 F2 बोल देता हूँ, ठीक है? तो अपन क्या बोल सकते हैं, PF1 प्लस PF2, ये होता था कांस्टेंट, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट P कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, ये वाले जो दोनों डिस्टेंस होते थे, इनका एडिशन हमेशा 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 सेम आएगा फॉर अ पर्टिकुलर एलिप्स, ठीक है? 2a के बराबर, दैट इज 2a। यहाँ ब्रैकेट में मैं 2a लिख देता हूँ। तो मैं PF1 डिस्टेंस लिख सकता हूँ कॉम्प्लेक्स की भाषा में। बताइए कैसे लिखेंगे PF1 डिस्टेंस? z माइनस z1 का मॉड। ये z माइनस z1 का मॉड, और दूसरा PF2 हो जाएगा z माइनस z2 का मॉड। ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को K4 कबूतर बोल दो। जरूरी थोड़ी 2a बोलना है यार, अपने को क्या पता कि 2a क्या होगा। कांस्टेंट से भी आपको पता चल जा रहा है कि दिस इज सम इलिप्स। अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब z कोई इलिप्स पर बैठा हुआ पॉइंट है। अब वो इलिप्स क्या है अपने को उससे कोई मतलब नहीं, बट इट इज एन इलिप्स, आपको इतना ही बस समझना है। तो आपको जिंदगी में कभी भी ये वाली इक्वेशन दिखाई दे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में, तो आप क्या बोलोगे आंख बंद करके कि ये तो एलिप्स है 100%, ठीक है? लिखो यहाँ तक। और थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन represents an ellipse, represents an ellipse कब? if, एक छोटी सी सिचुएशन लिखवा दूंगा मैं। अच्छा देखो एक बार देख लो, आप बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें भी एक फ्लॉ है, फ्लॉ मतलब समझते हो ना, कमी। इसमें एक कमी ये है कि ये एक ट्रायंगल है अपने पास PF1 F2, ये एक ट्रायंगल है और हर ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो ये सम ऑफ टू साइड्स ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये वाली साइड जो है PF1 और ये PF2, ये सम ऑफ टू साइड्स लिखी हुई है। इट शुड बी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर थिंग, F1 F2 से बड़ा होना चाहिए, है ना? हाइपरबोला में माइनस आएगा, एग्जैक्टली सही बात है। हाँ अभी जो मैं बता रहा था वो सुनो, ये वाली जो सम ऑफ टू साइड्स है ना, मतलब k, अरे इसका वैल्यू k के बराबर है ना, मतलब ये जो k का वैल्यू है, दिस शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है? F1 F2। F1 F2 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में लिख सकता हूँ मॉड Z1 माइनस Z2, क्योंकि Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है? अभी आराम से समझो आप, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये वाला पार्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ना, जनरली वो लास्ट में पढ़ाया जाता है। मैं पहले जानबूझ के पढ़ा देता हूँ ताकि वो टेंशन खत्म हो, है ना? क्योंकि आखिरी वाला पार्ट जो है मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, है ना? वो आसान भी है, तो अपन उसको फ्री माइंड से पढ़ेंगे। नाइस। तो यहाँ पे लिख लो, ये क्या है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, इन ट्रायंगल PF1 F2 sum of two sides PF1 plus PF2 must be greater than the third side F1 F2। मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने में।
सर खत्म हो गया एलिप्स? हाँ जी खत्म हो गया, ठीक है खत्म हो गया। अब आसान है तो आसान रहने दो ना। अच्छा बताओ मुझे कि एक छोटा सा नोट लिखते हैं कि अगर k का वैल्यू मॉड z1 माइनस z2 से बराबर हो गया, मैंने आपको अभी भी सिखाया ना बच्चों कि ये बड़ा होना चाहिए, है ना। यहाँ लिख लो आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। समझो इस चीज को, अगर बराबर हो गया तो क्या हो, आप में से हर बच्चा बता सकता है। अगर k मतलब ये वाली चीज इसके बराबर हो गई, z1 और z2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर हो गई, तो अपने को क्या मिलेगा, हमको ये मिल जाएगा कि z माइनस z1 मॉड प्लस z माइनस z2 मॉड will come out as equal to mod z1 minus z2 for k is equal to z1 minus z2। उस केस में ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सोचो अभी अभी जो मैंने आपको थर्ड ऑप्शन दिया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, या आईआईटी का जो थर्ड ऑप्शन था 2010 वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑप्शन सॉरी, ये वाला वही चीज बन गई एकदम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि z1 z2 की लाइन में बीच में कहीं z है, तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली ये पूरा डिस्टेंस के बराबर ही होगा, वही वाली बात है। तो वैसी ही इक्वेशन यहाँ बन जाएगी, ठीक है। अगर k का वैल्यू z1 माइनस z2 से बराबर हो गया तो नॉर्मली इट शुड बी ग्रेटर देन दिस इफ इट हैज टू बी एन एलिप्स। अगर एलिप्स होना है तो बड़ा होना चाहिए एलिप्स, ये वाला इक्वेशन, क्योंकि फिर ट्रायंगल बन रहा है ना। तो हर ट्रायंगल में एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी आती है जिसको हमें सेटिस्फाई करना होता है, इस वजह से। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, देन it represents the segment joining a z1 and b z2। क्लियर है? आप चाहो तो और ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो कि सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। z1 z2 एंड z3, ये रहा z1, ये रहा z2 और ये रहा z। मैंने z3 बोल दिया था गलती से, लेकिन आप भावनाओं को समझो। ये वाला डिस्टेंस है अपने पास मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, और ये पूरा डिस्टेंस जो रहेगा ना दैट इज z1 माइनस z2। तो वही वाली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। खैर यहाँ लिख लो दैट इज ऑल पॉइंट्स विल बिकम कोलिनियर। बिकम कोलिनियर, ठीक है। खत्म करते हैं एलिप्स, अब आ जाते हैं हाइपरबोला में। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पैराबोला कहाँ है, पैराबोला नहीं पढ़ते अपन, पैराबोला एक्चुअल में आपके सिलेबस में है भी नहीं, और अगर पढ़ा भी देंगे आपको तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो कभी आते भी नहीं उससे क्वेश्चन, ना कभी आएंगे। पैराबोला की इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है यहाँ पर लिखना। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक बार आ चुका है जेई में ना, 2002 में आया था, 2002 में। तो लिखिए मेरे साथ, इफ z1 एंड z2 आर टू फिक्स पॉइंट्स। आपने ऊपर वाला लिख लिया क्या? आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं यहाँ ये नीचे वाला लिख देता हूँ, इफ z1 एंड z2 आर टू फिक्स पॉइंट्स देन, ठीक है। अच्छा कल थर्सडे है ना, सो फ्राइडे, आज मैं आपका क्विज रखने वाला था, बट हुआ क्या एक्चुअली मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। तो रात को आया था ध्यान में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन्फॉर्म किया नहीं तो रहने दो। जनरली अपन नेक्स्ट वीक से वेंसडे को ही रखेंगे मॉर्निंग में 8 AM। अच्छा बताओ, अगर z1 z2 दो फिक्स पॉइंट है और
z माइनस z1 का मॉड माइनस z माइनस z2 का मॉड लिखा हुआ हो कांस्टेंट के बराबर, ये लिखा है कांस्टेंट के बराबर, तो ये वाली इक्वेशन एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो बहुत समझदार बच्चा है वो देखते ही बोल देगा कि ये क्या लिखा है, z का पहले फोकस से डिस्टेंस, मतलब z1 z2 यहाँ पे फोकस की तरह एक्ट करने लग जाएगा। ये इक्वेशन में ऑटोमेटिकली z1 z2 जो है वो फोकस की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो अपन इसका फोटो बना के देखते हैं तो अपने को एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो दिस इज वन ब्रांच एंड दिस इज सेकंड ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। मान लेते हैं कि ये वाला फोकस है अपने पास f2 और ये वाला फोकस है हमारे पास f1। f2 का जो कोऑर्डिनेट है वो z2 है और f1 का कोऑर्डिनेट है z1। सो कैन यू टेल मी कि क्या चल रहा है। सर मॉर्निंग में यू हैव योर कॉलेज लेक्चर्स, ओके, आई थिंक अबाउट इट। आधे घंटे का एक क्विज होता है, तो मैं आपसे बात करूंगा उस बारे में। देखिए ये पॉइंट है P F1, ये पॉइंट है PF2, हम सबको पता है ना, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि PF1 और PF2 का जो डिफरेंस होगा, है ना, वो कांस्टेंट होता है। आपको पता है ना हाइपरबोला में क्या होता है, हाइपरबोला में ये चीज़ होती है कि PF1 माइनस PF2 ये होता है 2a के बराबर। ऑफ कोर्स डिफरेंस ले रहे तो अपने को पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, इसलिए मॉड लगाते हैं, है ना। ये हाइपरबोला में हुआ करता था, वही चीज़ का अपन ने फायदा उठा के उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली इक्वेशन लिख दी, खत्म। तो लिख डालो यहाँ तक प्लीज, दैट इज, ये चीज जो है ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट। यहाँ तक आप लिखो, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। सर यहाँ पे भी के का सेम ना भाई, क्या अगर, के का कंडीशन। हाँ यस यस यस, आई शुड राइट दैट। देखो आपको मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में एक चीज बताया था, क्या बताया था मैंने, कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड। अरे दो साइड का सम जो होता है वो हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है ना, हमारे पास ये PF1 ये लिखा हुआ है, PF1 ये लिखा है, PF2, दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली वो Z1 माइनस Z2 के मॉड से छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से। तो व्हाट वी कैन डू इज कि यहाँ पे अपन लिखेंगे कि दिस रिप्रेजेंट्स, रुको एक मिनट, नोट तो मैं बाद में लिखूंगा, अरे यार थोड़ी सी स्पेस चाहिए यहाँ पे। This equation represents a hyperbola, represents a hyperbola if third side, जो तीसरी साइड है, it should be, sorry, difference of two sides है ना, थर्ड साइड क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे Z1 माइनस Z2 ये वाली हो जाएगी मॉड Z1 माइनस Z2। तो थर्ड साइड जो होती है इट शुड बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स के ही तो है, अरे यही तो लिखा मैंने यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लिख लो यहाँ पे। आई होप आपने लिख लिया होगा यहाँ तो।
ओके, क्वेश्चन लिखते हैं। द लोकस ऑफ, अच्छा एक काम करो, एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिख दो ऊपर। क्या है ना, थोड़ा इरेलेवेंट है, मतलब आपको पता है ना कि दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। व्हाट इफ बराबर हो गया? अगर बराबर हो गया तो क्या होगा सोचो। दो साइड का डिफरेंस जो है ये वाला और ये वाला, ये तीसरी साइड मतलब मॉड z1 माइनस z2 से छोटा होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो क्या होगा? तो मतलब जो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स है दैट इज k। अगर वो तीसरी साइड मतलब मॉड z1 माइनस z2 के बराबर हो गया तो दिस लोकस विल रिप्रेजेंट, देखिए इट रिप्रेजेंट्स द लाइन passing through f1 and f2। ठीक है, पहले लिखो फिर समझाता हूँ मैं आपको। एक्सेप्ट द लाइन सेगमेंट, एक्सेप्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम। कोई मुझे समझा सकता है कि क्या है इसका मतलब? ऊपर तो अपन ने वो चीज लिख ली थी ना कि अगर ऐसा हो गया कि k के बराबर आ गया तो ऑब्वियसली एक तीनों पॉइंट को लीनियर हो जाएंगे। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है वो हो जाएगा लोकस। हाँ, इस केस में क्या हो जाएगा सोचकर देखते हैं। इस केस में ना सिंपली ऐसा हो जाएगा कि z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को छोड़कर सब कुछ, मतलब ये पूरा लाइन एक्सेप्ट बीच वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन जो है ना वो नहीं आएगा लोकस में, बाकी सारा लोकस आ जाएगा। आप आराम से सोच के देख लो, यहाँ पे ये लोकस आएगा, ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, मतलब z यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, लेट मी टेक द काउंट अगेन। तो आप रिकनेक्ट कीजिए, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जब तक एक क्वेश्चन लिख के रख लेते हैं अपन। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल which touches the circle mod z minus z1 is equal to a। ओके, तो रिकॉर्डिंग ब्रेक हुई थी। अभी देखो, पहले ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेना, डोंट वरी अबाउट दैट। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको समझाने वाला था। देखो इसको हम कैसे समझेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है pf1 और pf2, इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस f1 f2 के बराबर आना चाहिए। तो देख पा रहा है ये पॉइंट है p, ठीक है। अच्छा pf1 डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला। pf2 डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला। और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये ऑरेंज वाला। आ रहा है क्या समझ में? ये हो जाएगा pf1 p, है ना, ये वाला डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, pf1 माइनस pf2 हो जाएगा। ये कब कब ट्रू होगा? जब आपका जो z पॉइंट होगा ना बच्चों, वो इस ब्लू वाली लाइन पर हो या इस ब्लू वाली लाइन पर हो। इस डॉटेड लाइन पर अगर z आ गया, इस डॉटेड लाइन पर अगर z आ गया तो ये चीज ट्रू नहीं होगी। इसलिए जो लोकस आया था अपने पास, क्या आया था? लाइन सेगमेंट एक्सेप्ट दिस डॉटेड एरिया। ठीक है, हालांकि ये आप खुद से भी समझते तो हो जाता, बट देख लिया हम लोगों ने, क्या पता फ्यूचर में ऐसा कुछ आ जाए, तो आप दिमाग लगाना तो जानते हो। हाँ भाई, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच टचेस द सर्कल दिस z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू n, z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू b। एक्सटर्नली इसको टच कर रहा हो, विल बी बॉम्बे हाइपरबोला। फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है आपकी, बताइए मुझे अमर। एक इक्वेशन तो आ रही होगी ना, तभी तो आपने हाइपरबोला बोला हो। इसे तुक्का थोड़ी मार दोगे कि सर अभी रिसेंटली हाइपरबोला बताया। वैसे तो मैंने रिसेंटली एलिप्स भी बताया, सर्कल भी बताया है। खैर
क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो ये z माइनस जेड टू का मॉड और z माइनस जेड वन का मॉड इज इक्वल टू ये दोनों सर्कल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो z माइनस जेड वन का मॉड इज इक्वल टू ये एक सर्कल है जिसका सेंटर, इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज z1 एंड रेडियस कितना है, a के बराबर। z माइनस जेड टू का मॉड दिस इज इक्वल टू b। ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर हमको पता है क्या है, z2 एंड रेडियस इज b। इज दैट ओके? लिख डालो यहाँ तक पहले आप, लेट मी चेक। बहुत बढ़िया प्रणव, गलती है लेकिन थोड़ी सी गलती है आपकी इक्वेशन में, a माइनस बी वाला पार्ट ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या गलती है। देखो दो सर्कल बना देते हैं अपन ईमानदारी से। सबसे पहला सर्कल जो है वो ये वाला सर्कल है और जो दूसरा सर्कल है वो कुछ ऐसा हो, मतलब समझ जाओ भावना को, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा बड़ा बना दिया कि मतलब दोनों सेम भी ना दिखे। दोनों का सेंटर, इस वाले का सेंटर जो है वो क्या है z1 और इस वाले का सेंटर जो है वो z2 है। अब आपको बोलना है कि एक ऐसा सर्कल है जो दोनों सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली। साफ साफ बोला एक्सटर्नली, इंटरनली बोलता ना, अगर यह एक्सटर्नली बोलता ही नहीं तो ये क्वेश्चन अपने आप बेहद डिफिकल्ट हो जाता। बट उसने एक्सटर्नली बोला है, और अगर उसने एक्सटर्नली बोला है तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं जो कि एक्सटर्नली इन दोनों सर्कल्स को टच कर रहा होगा। तो ऐसा आ जाएगा अपने पास सर्कल। इज दैट ओके? चलिए बहुत अच्छा। ये वाला जो सर्कल है ना, रेड वाला सर्कल, ये एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो क्या हमें एक चीज पता है यहाँ से कि बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, इसका सेंटर क्या है? वी डोंट नो। डू वी नो द लोकस ऑफ द सेंटर? अच्छा है, इसका सेंटर का ही तो लोकस निकालना है भाई साहब, तो इसके सेंटर का लोकस निकालना है आपको। तेजस ने जो बताया है वो काफी सही लगा मुझे। देखो इसके सेंटर का लोकस निकालना है आपको, तो इसके सेंटर को अपन क्या मानेंगे? h कॉमा के? नहीं नहीं नहीं, h कॉमा के अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मानते थे। अभी यहाँ पे अपने पास इमेजिनरी नंबर्स की ज्योमेट्री चल रही है, तो व्हाट वी विल डू, इसको हम z मान लेंगे सिंपली। इसी का लोकस निकालना है आपको, ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला या इक्वेशन और थॉट दैट यू कैन यूज, कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये आप लिख सकते हो, है ना। ये वाला जो रेड वाला सर्कल है इसका रेडियस मैं r मान लेता हूँ और इसका रेडियस क्या है? a। एम आई करेक्ट? यस। तो ये वाला डिस्टेंस आप आराम से लिख सकते हो, लिखो मेरे साथ। कैसे लिखोगे भाई साहब? ये दोनों सेंटर के बीच में जो दूरी है वो क्या है? z माइनस जेड वन का बार, z माइनस जेड वन का बार। ये है दोनों सेंटर, अरे ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? a प्लस आर के बराबर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू z माइनस जेड वन का मॉड माइनस a। परफेक्ट। दूसरा देख लो यार। हाँ बोलो। सेंटर को z क्यों माना? क्योंकि उसी का लोकस निकालना था मुझे। अब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h कॉमा के मानते हैं अपन, यहाँ पे h कॉमा के नहीं मान सकते, तो मैं x प्लस आयोटा वाई मानूंगा। x प्लस आयोटा वाई मतलब z, मतलब मैं इसको एक जनरल z बोल दे रहा हूँ। उसी सर्कल पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है ना, ब्लू वाले? नहीं नहीं, अच्छा आप ये वाला मेरे से बोलने वाले हो। हाँ, ये आपका जो डिबेट है वो सही है, क्योंकि z एक्चुअली इस सर्कल पे लाई कर रहा है। लेकिन आप समझो इस चीज़ को कि अगर हमारे पास दो सर्कल्स की इक्वेशन हुआ करती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मान लो, है ना। तो इसका मतलब आप ये नहीं कह दोगे ना कि इस, ऐसा बोलते थे अपन कि एक्स कॉमा वाई यहाँ पे भी लाई करता है और एक्स कॉमा वाई यहाँ पर भी लाई करता है। सही बात है ना। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि एक्स कॉमा वाई दोनों सेम पॉइंट है।
हम तो x, y को एक जनरल पॉइंट मान लेते थे। आपको अगर उस z से कंफ्यूजन होता है तो आप z0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, z0 मान के आप प्रोसीड कर लो। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि z यहाँ पे लाई कर रहा है, तो फिर आप ये भी बोलोगे कि z यहाँ भी लाई कर रहा है, क्योंकि z तो इस पे भी आ रहा है, उस पे भी आ रहा है, तो वो एक अलग कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यार एक्स वाई तो हर इक्वेशन में होता है, उसी तरह से z हर इक्वेशन में होता है ना, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। इसलिए हम लोग h, के यूज़ करते थे। चलो आज मैं एक काम करता हूँ, कुछ और यूज़ कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर z0 यूज़ कर लेता हूँ ना, बाकी मेरा मन नहीं होता कभी z0 यूज़ करने का, तो लेकिन आज कर z' यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे कि z' माइनस z1 इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से अपने पास r का वैल्यू आ जाएगा, है ना। और दूसरा वाला क्या आ जाएगा अपने पास, z' और z2 के बीच का जो दूरी है वो आप कैसे लिख सकते हो, ये तो r ही रहेगा और ये वाला जो रेडियस है वो b है, तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से रेडियस फिर से लिख सकते हो, क्या हो जाएगा रेडियस, r प्लस बी है, गलती से मैंने a लिख दिया, b प्लस आर लिख देता हूँ, थोड़ा सुंदर दिखेगा, ऊपर भी उसी तरीके से लिखा है। तो r क्या हो जाएगा अपने पास, z' माइनस z2 माइनस b। ओके, वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ z' का लोकस निकालना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों का LHS इक्वल है, तो दोनों का RHS भी इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का RHS इक्वल कर दिया मैंने, तो z' माइनस z1 माइनस a, दिस इज इक्वल टू z' माइनस z2 माइनस b, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा कि z' माइनस z1 माइनस z' माइनस z2, दिस इज इक्वल टू a माइनस b। नाउ आई डोंट नो कि a माइनस b पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, बट ये वाली इक्वेशन मेरे को एकदम हाइपरबोला वाली फीलिंग तो दे रही। अब ऊपर जाके एक बार मैं बस ये चेक करूंगा कि a और b में कुछ बताया है क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ नहीं बताया ना, बस आप टेंशन मत लो उस चीज़ का, एक बार बस सोच लो कि a और b में अगर कोई छोटा बड़ा हुआ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, सोचते हैं। बेसिकली आई एम वेरी मच कंक्लूसिव कि दिस शुड बी अ हाइपरबोला, है ना, बट थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है कि ए और बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। जनरली अपन जब भी डिफरेंस लेते हैं ना, डिफरेंस ऑफ टू नंबर जो भी आता है वो ये आ रहा है, अब ये पॉजिटिव हुआ अगर, तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम तो मॉड लेना चाह रहे थे और मॉड वैसे ही पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आया, वी आर हैप्पी। गलती से ये नेगेटिव हुआ तो हम बोल देंगे कि हम वैसे भी मॉड लेते ही है ना। आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि डिफरेंस जो होता था PF1 और PF2 का, उसमें हम अंत में मॉड लेते ही थे, तो आपका आंसर जो भी आएगा ना वो पॉजिटिव तो हो ही जाना है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन मत लिया करो, अगर ये बाई चांस नेगेटिव भी हो गया ना तो हम लोग उसको चुपके से पॉजिटिव बना देते मॉड लेके। तो हाइपरबोला का फॉर्मूला मॉडुलस वाला ही होता है, आप आराम से टिक कर सकते हो कि दिस शुड बी अ हाइपरबोला बिकॉज वी आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, है ना, ये हाइपरबोला है। सर b ग्रेटर देन a होता तो भी हाइपरबोला ही होता तो भी b। कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो क्योंकि ओके, थोड़ा सा ब्रेक आया होगा, समझ लेना आप। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ए और बी का वैल्यू मान लो कुछ होता, ए का वैल्यू अगर मान लो 4 होता और बी का वैल्यू 6 होता, ठीक है। तो ये क्या आ गया, PF1 ये PF2, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाता उस केस में, दोनों का डिफरेंस आ जाता 4 माइनस 6 माइनस 2। लेकिन अगर आपने उल्टा डिफरेंस लिया होता तो एकदम खुशी खुशी +2 आ जाता। तो इस केस में आपका आंसर आपको हाइपरबोला दिखाई देता है, इस केस में नहीं दिखाई देता, ऐसा थोड़ी, हम लोग मॉड ले लेते हैं, ठीक है, चाहे छोटा माइनस बड़ा क्या हो या बड़ा माइनस छोटा क्या हो, हम जब भी PF1 और PF2 का डिफरेंस लेते थे हाइपरबोला में तो हम एक मॉड लगा देते थे, है ना। मैंने ऊपर लोकस में भी मॉड लगाया है, अब देख लो मैं बता देता हूँ, एक तो मेरे इसमें स्क्रोलिंग आसानी से होती नहीं, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने मॉड लगाया था, है ना। मतलब जो भी डिफरेंस आएगा आपको आखिरी में उसका पॉजिटिव पार्ट ही लेना है, आप टेंशन मत लो ए बी में कौन बड़ा हो, अगर बाई चांस -2 आंसर आएगा तो हम उसको वैसे भी इग्नोर करके +2 ही मानेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। कांस्टेंट k को चेक नहीं करना पड़ेगा वापस, के को कांस्टेंट को ये चेक क्या चेक करोगे बताओ, मतलब वो जो है वो उस रेंज में लाई कर रहा है क्या, कुछ जो डेटा k दिया की ही नहीं ना, वैल्यू होनी चाहिए थी। हमें कुछ डेटा दिया ही नहीं यहाँ पे। वैसे तो आपकी बात सही है कि आपको जो के मिल रहा है, के क्या होता है, डिफरेंस ऑफ PF1 और PF2, जो दोनों का डिफरेंस है, मतलब टू साइड का डिफरेंस जो होता है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए,
अभी देखो, ये हो गया फोकस नंबर 1, ये फोकस नंबर 2। अगर ये हाइपरबोला है तो ये दोनों फोकस है, तो Z1 माइनस Z2 के मॉड से k छोटा होना चाहिए। मतलब k क्या है, a माइनस बी। तो दैट मीन्स कि a माइनस बी छोटा होना चाहिए आपका Z1 माइनस Z2 से, Z1 माइनस Z2 के मॉड से। अब देखो यार, यहाँ पे अपने को ना Z1 के बारे में कुछ बताया, ना Z2 के बारे में कुछ बताया, ना ए बी के बारे में कुछ बताया है। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको बोल भी सकते हो। The locus of the center of circle which touches the circle this externally। देख लो यार, यहाँ पे एक काम करते हैं, Z1 और Z2 मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, और A और B का जो डिफरेंस होगा, वो डेफिनेटली आपको दिख जाएगा यहाँ पे फिजिकली। Z1 Z2 का जो डिस्टेंस है वो दिख रहा है, ये आ रहा बड़ा सा एकदम राक्षस जैसा है ना। और A और B का डिफरेंस डेफिनेटली उससे छोटा ही होगा, यू कैन फील इट राइट, क्योंकि ये वाला A है और ये वाला B है। और इनका आपको सम भी नहीं करना है, सम भी छोटा ही आता है, लेकिन अपने को तो डिफरेंस करना है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये वाला डिबेट आउट ऑफ द प्रोपोर्शन है। ठीक है, आपने अच्छा हो उस बात को छेड़ दिया, क्योंकि एक बार चेक कर लेना चाहिए अपने को, अगर अदरवाइज क्या होता है ना कि आप नन ऑफ दीज भी लगा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ये एक चेक करना था अपने को, वो छोटा सा चेक कर लिया एंड वी आर हैप्पी। ठीक है, कि a माइनस बी इट इज एक्चुअली छोटा देन Z1 माइनस Z2 का मॉड। ओके, तो पहली बात तो मुबारक हो, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस वाला पार्ट खत्म होता है। लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास, दैट इज डी मोइवर्स थ्योरम। इसको कुछ लोग ज्यादा स्टाइलिश वे में डी मोरिस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम या डी मोरिस थ्योरम। ठीक है, अब मेरे को इनके बारे में कुछ नहीं पता है कि ये फ्रेंच थे या स्पेनिश थे या क्या थे, है ना, लेकिन जो भी ये नाम बड़ा अजीब है, बट इनका थ्योरम बड़ा अच्छा है। कुछ नया नहीं है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे वही चीज है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, हम लोग बात करेंगे इस बारे में, मैं आपको एक हल्का सा प्री रिक्वेस्ट दे देता हूँ हमेशा से, है ना। तो यहाँ पर भी मैं वही करूंगा, एक आपको आइडिया दूंगा अभी ये टॉपिक चालू होने से पहले। आपने एक चीज देखी थी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने निकालना सीखा था। मान लो ये 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो है ना, स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के दो दो आते हैं। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है बच्चों, सेकेंड रूट। ध्यान से सुनो प्लीज, ये वाली बात आप ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। फ्रेंच थे, गूगल कर लिया होगा आपने, ठीक है, मेरे को भी लग ही रहा है कि फ्रेंच होंगे। जनरली फ्रेंच और स्पेनिश और पोर्चुगीज ब्राजीलियन ये वाले प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं ना, वो बहुत अजीब होते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ना दो दो स्क्वायर रूट आया करते थे। अपन ने तो क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, मैं पीछे जाके स्क्रॉल कर सकता हूँ, बट मेरे को मेहनत लगेगी, इसलिए आप लोग पेजेस पलट के देख लो। हमने एक क्वेश्चन किया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें हर ऑप्शन में ना प्लस माइनस लगा हुआ था। ऐसा रियल नंबर में नहीं होता था। अब बताओ मेरे को 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 4 का अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, अब जो -2 और +2 सोच रहा है ना, उसके लिए नर्क में एक अलग से जगह है। मतलब इतना बड़ा हो जाने के बाद भी आप वो बात कर रहे हो अगर, तो फिर मतलब क्या ही बोलूं, बॉर्नविटा पियो और ज्यादा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 इज जस्ट +2, -2 नहीं होता है। -2 किस केस में आता था, जब अपने पास वेरिएबल हुआ करता था, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे दिया अगर मैंने, अभी वेरिएबल है, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे अगर आप, तो ऐसा आएगा। स्क्वायर हटता है तो मॉड आता है, यहाँ पर भी स्क्वायर हट रहा है तो मॉड आएगा, मतलब मॉड 2 आएगा। जनरली मॉड 2 अपन लिखते नहीं, बिकॉज मॉड 2 इज 2, व्हाट नॉट, तो अपन मॉड 2 लिखते नहीं, लेकिन यहाँ मॉड एक्स पे एक प्लस माइनस आता है, क्योंकि मॉड हटता है प्लस माइनस बढ़ता है। ये आपको प्लस माइनस दो आंसर देता है। तो व्हेन वी हैव वेरिएबल्स, तभी आपके दो आंसर्स आते हैं। डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव, वी नेवर गेट टू आंसर्स। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में वी गेट टू आंसर्स। अभी यार रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अलग अलग है, समझो इस बात को। तो एकदम कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ना, प्योरली रियल की बात अपन कर ही नहीं रहे। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट लूंगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट ना 3 आएगा। समझ रहे हो, मैं आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, आज से 15 मिनट बाद काम आएगा ये चीज। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फोर्थ रूट लेना चाहते हैं अपन, तो आपको ना 4 आंसर मिलेंगे। ध्यान रहेगी ये वाली बात। चलिए, मैं देखता हूँ कितने लोगों को लिख के रख लो कोपचे में साइड में ना। तो डी मोरिस थ्योरम जो है, या डी मोइवर्स थ्योरम जो है, उसमें सबसे पहले अपन है ना केसेस लेके समझते हैं कि इन्होंने क्या अपने को ऐसा बता दिया जो हमें नहीं पता था,
सबसे पहले उन्होंने एक फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, तो उनका स्टेटमेंट ये था कि अगर n इंटीजर है, इफ n इज इंटीजर, ये बहुत इजी है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल जाएगा बट अभी वो आया नहीं। इफ n इज इंटीजर देन, यार मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा किधर है, देखिए। यस, इफ n इज इंटीजर देन फर्स्ट, इन्होंने क्या बोला था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में n फॉर नालायक, दिस कैन बी रिटन एज, देखो इधर स्क्रीन की तरफ नजर होनी चाहिए एकदम, देखो इधर इन्होंने क्या बोला डी मॉरिस ने, कि ये जो n है ना, इसको आप ये थीटास के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब अगर n इंटीजर है तो ये सिस थीटा को आप सिस n थीटा लिख सकते हो, एंड ऑफ द डिस्कशन। इसको प्रूफ करना भी बड़ा आसान है, मेरे ख्याल से क्लास का हर बच्चा प्रूफ कर लेगा जिसको ऑयलर आता है ना, तो प्रूफ तो मैं आपको कर दूंगा, लेकिन आप समझो पहले कि कितनी गहरी बात है। ये जो पावर में n है वो आप इधर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, कब, व्हेन इट इज एन इंटीजर, जब इंटीजर है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर इंटीजर नहीं हुआ तो, यार तो फिर बाद में देखेंगे ना यार, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, वेयर n इज एनी इंटीजर, यहाँ पे आप है ना एनी इंटीजर लिख लो प्लीज, ठीक है। तो डी मॉरिस की बात समझ में आती है अपने को, यस टेल मी। सर उसका मॉड्यूलस 1 होना चाहिए हमेशा। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि यार cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर 1 होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉडुलस 1 होना चाहिए। उन्होंने बस ये बोला कि सिस थीटा वाला जो पार्ट होता है, अरे यार समझो, मैं समझाता हूँ, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या लिखते हो, उसका मॉडुलस इनटू सिस थीटा, राइट। तो ये सिस थीटा की पावर में अगर n हुआ तो आप ये n को अंदर ला सकते हो अगर इंटीजर है तो। बेसिकली इट इज यूज्ड व्हेन आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी बड़ी पावर से डील कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी पावर से डील कर रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयलर की मदद लेते हैं। ऑयलर भाई साहब ने बोला था कि जो आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, उसको आप क्या बोल सकते हो, e की पावर में आयोटा थीटा। ये याद है सबको ना, मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। cos थीटा सिस थीटा कैन बी रिटन एज e की पावर आयोटा थीटा, अपन ने पूरा प्रूफ करा था इसका, और आपको याद भी हो गया। अगर मैंने दोनों तरफ n का पावर रेज कर दिया, दोनों तरफ मैंने अगर बहुत बड़ा पावर n रेज कर दिया, वेयर n इज एन इंटीजर, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर आई लिख रहा हूं मैं ना बहुत सारी जगह, इसको अपन कुछ और भी लिखते हैं, लेकिन ठीक है, समझ जाओ आप लोग, है ना। ठीक है भाई साहब, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने इसका पिंक लेना था ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो तो आज भी मल्टीप्लाई होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, e की पावर में n थीटा लिख सकते हो उसको। हाँ, इसको आप फिर से कवर कर दो, इसको फिर से आप कन्वर्ट कर दो पोलर फॉर्म में, e की पावर में आयोटा n थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन n थीटा, हेंस प्रूफ, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है, लिख लो यहाँ तक। तो डी मोरिस की जो पहली वाली बात थी वो तो अपने को समझ में आ जाती है। केस 2, अच्छा केस 2 ये वाला नहीं है, एक और इसमें अपन थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। इसी का केस 1 का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट लिखवाया था, सेकंड पार्ट लिखते हैं। बहुत सारे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। अगर हमारे पास cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 है, अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, सुनना ध्यान से, ये जो सिस थीटा होता है ना,
इसको आप इमेजिन ही ऐसा करो कि e की पावर में आयोटा थीटा है। हमेशा इसका ऑयलर फॉर्म आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए, तो आप खुद ही रिजल्ट बना दोगे। अभी देखो इसका ऑयलर फॉर्म बनाओ दिमाग में, क्या है, e की पावर में आयोटा थीटा 1, और इसका ऑयलर फॉर्म क्या हो जाएगा, e की पावर में आयोटा थीटा 2। तो मैं आपको अभी जो लिखवाने जा रहा हूँ पहले वो लिख देता हूँ मैं, फिर अपन थोड़ा कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। ऐसा अगर मान लो डॉट लगा देते हैं यहाँ पे, डॉट 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 सो ऑन चलते जा रहा है n तक, cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n, मतलब इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे मेरे सामने मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो मैं इनको है ना कैसे लिख सकता हूँ, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा कि कैसे लिख सकते हैं, प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टिल थीटा n। बहुत सारे बच्चों को नहीं भी समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, देखते हैं अपन। बराबर, प्रूफ देखे इसका, कोई मुझे मेंटली बता सकता है कि प्रूफ कैसे करेंगे इसको अपन। सर ऑयलर में करके हाँ अरे देखो यार, e की पावर में सेम। आयोटा थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, थीटा 3, तो सारे पावर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाते हैं ना, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 से थीटा n तक पूरा ऐड हो जाएगा। फिर इस पूरे, ये नया ऑयलर आया है, इसको आप फिर से सिस थीटा फॉर्म में लिख दो, है ना। तो मैं लिख के बताता हूँ, ये पहला वाला जो फॉर्म है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर में आयोटा थीटा 1। दूसरे को अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर में आयोटा थीटा 2। तीसरे को e की पावर में आयोटा थीटा 3, और ऐसे करते करते e की पावर में आयोटा थीटा n। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज e की पावर में आयोटा सिग्मा थीटा i, वेयर i इज डांसिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, रो मत देना कि सर ये क्या लिख दिया, ये सब समझ में आना चाहिए अपने को, बहुत बड़े हो गए अपन अब। ठीक है, तो बेसिकली अब e की पावर में आयोटा, एक मिनट रुक जाओ ना, मैं इसको ढंग से लिख ही देता हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत डर लगता है। नेक्स्ट लाइन में भले ही मैं सिग्मा वाला नोटेशन लिख दूंगा। ठीक है, तो वही चीज जो है इसको मैं अब दोबारा से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आई इज डांसिंग फ्रॉम 1 to n, वेयर थीटा आई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, पोलर फॉर्म में आप लिखते हैं आयोटा के सामने जो भी होता है वही तो आपका थीटा होता है। अब ये पूरा का पूरा जो है वो नया थीटा बन जाएगा। तो कॉस थीटा या कॉस नया थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन नया थीटा मतलब सिग्मा थीटा आई। लिख डालो, खत्म करो, आई इज डांसिंग फ्रॉम 1 to n। सर वो आई चेंज करते ना, वो आयोटा का भी आए ना, तो फिर कंफ्यूज। अरे क्यों कंफ्यूज होंगे ब्रो, ठीक है ना, ये सब्सक्रिप्ट में आए हैं और ये आयोटा वाला आई है, इतने समझदार है अपन, कर लेंगे मैनेज। ठीक है, आपके लिए मैं ना खास आपके लिए आयोटा का कलर बदल देता हूँ। ठीक है, खुश, छोटी छोटी बातों में अपन दुखी नहीं होते। अरे यार ये क्या हो गया। तो वी हैव टू रिजल्ट्स, दोनों रिजल्ट को बॉक्स पे डालना बहुत जरूरी है। ये पहला रिजल्ट, और इसका बॉक्स कलर भी वही रखते हैं। लिखो लिखो यार, मैं तो सजावट कर रहा हूँ बस। सबको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा इजी है सर, आप तो बोल रहे थे डिफिकल्ट है। मैंने बोला ही नहीं, पहली बात तो डिफिकल्ट है। हाँ ये वाला पार्ट अभी अपन इसको यूज करेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। क्या लगता है आज का टेस्ट मैच कौन जीतेगा, ड्रॉ होगा या, आप लोगों को क्या लगता है, कोई फॉलो भी कर रहा है वर्चुअली, यू कैन फॉलो, क्रिकबज वगैरह पे स्कोर देख सकते हैं। ड्रॉ, कौन सा टेस्ट मैच गुड गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 1 माइनस आयोटा √3 प्लस आयोटा इंटू √3 माइनस आयोटा। ठीक है, एकदम तैयार है ना, मैं सरप्राइज दूंगा किसी को।
गुड, मेरी कही बात को फॉलो करो, ये आपके लिए एक टेस्ट था। हाँ चलो देखते हैं अपन ध्यान से, है ना। ये निकालना है आपको, इसका मेरे को नहीं पता क्या है, दिस इज द क्वेश्चन एंड वी नीड टू इवैल्यूएट इट। आपको इसका वैल्यू निकालना, आराम से कर सकते हैं अपन। इसको मैं पोलर से करने से बेहतर ना ऑयलर से करना प्रेफर करूंगा। सबसे पहले अद्वैत मेरे को बताओ, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा और मॉड क्या होगा, जल्दी जल्दी बताना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जिसका भी नाम लूंगा फटाफट आंसर देगा। हाँ बताओ। मॉड -π/4 √2 और ये -π/4 गुड, ई की आर्ग्यूमेंट। पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट मतलब -π/4। ओके हाँ जी, अगला मुझे बताइए आप तेजस, इसका मॉड बताइए और इसका आर्ग्यूमेंट बताइए। ओरली बताएंगे, क्वाड्रेंट फर्स्ट है अपने को, सब दिख रहा है। तेजस यार आप लोग, आप एक बार में रिप्लाई नहीं करते। विवेक बताओ। सर 2 होगा मॉड और गुड, आर्ग्यूमेंट 5/6। ई की पावर में आयोटा 30 डिग्री मतलब π/6। 30 डिग्री दिख रहा है तो 1/√3। ठीक है, तेजस आपका माइक का दिक्कत है क्या? 2π/6, 2π/6 नहीं होगा ब्रो, कैसी बात कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। चलिए आर्या मुझे ये वाला बताइए, सबकी बारी आएगी, टेंशन मत लो, है ना। इसमें क्या होगा? सर 2 होगा एंड उसके साथ π/6, सर π/6 इसके लिए होगा ना, -π/6 होगा आर्ग्यूमेंट, लेकिन इसके लिए होगा। नहीं नहीं ठीक है, अरे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, बहुत पॉजिटिव। यहाँ पर हाँ एक्स हाँ हाँ। पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। ठीक है, गुड। चलिए एकदम आराम से सोचा करो, एम एस धोनी की तरह, जल्दबाजी में कभी भी कुछ भी डिसीजन मत लिया करो, बट आराम से सोचो। ये ऊपर कहाँ चला गया, मैंने ऊपर ही लिख दिया वो गलती से। ई की पावर में हमेशा ऐसा सोचा करो, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, 1/√3 कर लिया मनी वन में, 1/√3 मतलब 30 डिग्री होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में -30 डिग्री, खत्म। तो ई की पावर में आयोटा -π/6। आपने अगर धीरे धीरे भी सोचा ना, आपका आंसर तो सही आया। तो ये 2 2 और 2 तीन दफे आ रहे हैं। यहाँ पे तो 2 की पावर में हाफ है, यहाँ पे 2 की पावर में 1 है, यहाँ पे 2 की पावर में 1 है, तो हाफ +1 +1। और ई की पावर में आयोटा, ये सारे ऐड कर दो। मैं तो है ना ऐसे ऐड करता हूँ जिसमें मेरे को आसानी जाए, मतलब डिग्री में भी लिख दोगे तो कुछ नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा, वापस से उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। यार यहाँ पे खैर कुछ ज्यादा ही आसान है, क्योंकि ये π/6 और -π/6 जीरो हो जाएगा और सिर्फ -π/4 बचेगा हमारे पास, और ये आ जाएगा अपने पास फाइनल आंसर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 की पावर में 2 + हाफ कितना, 2.5। तो 2 की पावर में 2.5 बराबर इंटू ई की पावर में आयोटा -π/4। अगर आपको ऑप्शन सिस थीटा फॉर्म में दिया हुआ तो आप सिस थीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, इसको सिस थीटा में कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा, 4 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट, कॉस आर्ग्यूमेंट, ये आयोटा के सामने जो भी आइटम होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है, आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, हाँ आप चाहो तो इसको और भी अच्छे से आगे ले जा सकते हो, जैसे कि मेरे को अद्वैत ने बताया कि इसका वैल्यू भी लिख डालो आप। तो कॉस -45 क्या हो जाता है, 1/√2, और प्लस आयोटा टाइम्स -1/√2, नहीं, और ये 2 की पावर में 5/2 लिखा हुआ है। तो फाइनली वी कैन राइट इट एज 2 की पावर में 5/2, और ये √2 है ना, तो ये काली काली आंखें √2 जो है इसको आप इधर लिख दो, √2 मतलब 2 की पावर में हाफ, और उधर क्या है 1 माइनस आयोटा, दैट इज इट। हो गया ना, आ गया, कितना शांति से अपन ने करा। अब ये 5/2 - 1/2 कितना आ जाएगा, 4/2। 4/2 मतलब क्या हो जाता है, 2 स्क्वायर दैट इज 4। मैं डायरेक्टली 4 लिखना चाहूंगा इसको, 1 माइनस आयोटा, तो 4 - 4 आयोटा आपका आंसर है, खत्म। आपको अगर 4 ऑप्शन दे दिया उसने इसी तरह से, एक ऑप्शन में -4 - 4 आयोटा, -4 + 4 आयोटा, ऐसे ही तो आप टिक कर दोगे आराम से, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए ऑयलर के केस 2 पे आते हैं अपन। केस 2 पे आते हैं, यहाँ तक आप लिख लो पहले, मैं आपको समय देता हूँ लिखने का। अच्छा आपका 6:45 हो चुका है ना आज समय, यहीं तक होती ना अपनी क्लास 6:45 तक।
ठीक है यार, बता देता हूँ, केस 2 तो बता ही दूंगा मैं आपको। और ना आज मेरे को एक मैसेज डालना है, पहले आप यहाँ तक लिखो प्लीज। सर स्टार्ट मत करना, 1 मिनट रुको। सर e की पावर पाई को -1 लिखा तो आगे कैसे सोचेंगे? अरे यार, काहे इतना मुश्किल कर देते हो। e की पावर पाई क्यों अकेला छोड़ रहे हो? अब देखो यार, ये बाई 4 भी तो है, पाई कहाँ से आ जा रहा है? बोल के बता दो तो मैं समझ भी जाऊंगा। खैर, मैं केस 2 पहले बता देता हूँ। अब क्या होता है ना कि देखो, जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं होती है। खुशहाल समझते हो ना? हाँ। तो देखो, जिंदगी में ये हर बार इंटीजर नहीं होगा। कई बार ये एक सिंपल सा पी बाई क्यू फॉर्म का रैशनल नंबर आ जाता है, मतलब हाफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में हाफ आ गया तो क्या करेंगे? हाँ, ये तो सोचा है सर, स्क्वायर रूट कैसी बात कर रहे हो, इतना अपन ने सोचा है। बट अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में अगर 3/2 आ गया तो क्या करोगे? दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। इवन 1/3 कैन बी डेल्ट विथ, 1/4 भी शायद अपन कर लेंगे, बट आप सोचो अगर ऐसे उटपटांग पावर आ गए तो क्या करेंगे अपन? बात समझ में आ रही है आपको मेरी? 4/3 आ गया तो क्या करोगे? 3/4 आ गया तो क्या करोगे? उसके लिए भी डी मॉइवर भाई साहब ने अपने को कुछ बताया है। लेट अस कम टू दैट। उन्होंने हमें ये बताया कि अगर डी मॉइवर भाई साहब जो है, वो हमको एक ही केस दिए हैं, केस 2 में, मतलब एक ही फॉर्मूला दिए हैं। उन्होंने ये बोला है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर अपने पास है ना, और पावर में कुछ पी बाई क्यू टाइप का आइटम है, और मैं यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ कि पी और क्यू में कभी भी, या फिर ऐसा सोच लो पी और क्यू इंटीजर है, इफ p कॉमा q बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर को आप z भी लिखते हो है ना, याद रखना, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे को कि सर अगर p 4 हो गया और q 2 हो गया तो फिर से ये 2 हो जाएगा, फिर तो ऊपर वाली खुशहाल जिंदगी हो जाएगी, पावर में आ रहे इंटीजर आ गए ना। ऐसा मत सोचो आप, मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड केस ही समझाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है? दिस इज अ प्योर p बाई क्यू फॉर्म का नंबर, जहाँ पे p और q को प्राइम से आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है? p और q आर को प्राइम्स, आप ऐसा भी लिखना चाहे तो लिख लो, लेकिन समझने वाली बात। खैर, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसको अपन फॉरवर्ड बढ़ाते। अगर पावर में p बाई क्यू आया तो है ना, आपका आंसर इस केस में क्या आएगा? इस केस में आपका आंसर आएगा, अच्छा ऊपर वाले केस में आंसर क्या आया था देखो, ये जो n था वो चुपचाप यहाँ पे थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दिया आपने, हमने ऐसे सोच लिया कि हाँ n मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा क्या? यहाँ पर भी वैसे ही कुछ होता है, एक्चुअली वैसे ही कुछ होता है। ये p बाई क्यू को थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? p थीटा बाई क्यू, सही ना, p थीटा बाई क्यू आ जाएगा, और प्लस आयोटा टाइम्स साइन, फिर से क्या आ जाएगा? p थीटा बाई क्यू। अरे यार, ये p बाई क्यू को थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है? बट ना अपना आंसर एक्चुअल में थोड़ा सा और डिफरेंट आता है, इसलिए मैंने ऐसा गैप्स देके लिखा है। जनरली हमारे पास 2k पाई यहाँ पर आता है, 2k पाई प्लस p थीटा बाई 2, और 2k पाई प्लस p थीटा बाई क्यू। एक बात अच्छी है कि दोनों जगह सेम चीज आ रही है, और दूसरी बात और भी अच्छी है कि आपका आंसर नॉर्मली क्या सोचते हैं आप, एक गरीब बच्चा क्या सोचता कि ये p बाई क्यू जो है वो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे पहले n हुआ करता था, तो आपके पास उस केस में p थीटा बाई क्यू आना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे पास एक 2k पाई भी आ जाता है। अब वो कहाँ से आया? 2k पाई कहाँ से आया सोचते हैं अपन, ठीक है? बता रहा हूँ वेयर के इज सम इंटीजर, है ना? अब यहाँ पे देखो, के के बारे में ना एक राज है, के जो होगा वो 0, 1, 2, 3 से लेकर q-1 तक रहेगा। आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है अभी, ठीक है? जब तक मैं आपको प्रूफ ना बता दूं, तो पहले इसको लिख लो आप एटलीस्ट, फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। प्रूफ बेसिकली इजी है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आंसर को रेंज में लाने के लिए नहीं, रेंज में लाने के लिए नहीं करा है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आंसर बहुत सारे आने चाहिए कायदे से। क्यों बहुत सारे आने चाहिए वो समझाना पड़ेगा मुझे,
उसका प्री रिक्वेस्ट मैंने आपको दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उसी प्री रिक्वेस्ट को अपन यूज करने वाले। देखो स्टूडेंट्स, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में p बाई क्यू लिखा हुआ है। तो पावर में जो p बाई क्यू है, पावर में जो p बाई क्यू है उसमें p और q दोनों इंटीजर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 2 मिनट देख लो आप, है ना। ओ हो, रिजॉइन करना पड़ेगा ना। कर लो यार रिजॉइन प्लीज, ठीक है। इसका भी एक परमानेंट सॉल्यूशन मैं अभी बहुत जल्द निकालने वाला हूँ, ठीक है। रिजॉइन कर लीजिए आप, फिर अपन